बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास का लेक्चर नंबर 14 होगा। फ़ेज़ 2 का सेकंड लेक्चर बनता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये हमारा 14 लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे मैथ्स ऑफ अर्थ, ये हमारा टॉपिक है। अब मैथ्स ऑफ अर्थ बात की जाए, पहली बात है मैथ्स किसे कहते हैं। मैथ्स हमने सेकंड यूनिट में भी पढ़ा था, जिसमें डिफरेंस आया था मैथ्स एंड वेट के दरमियान डिफरेंस बयान करें। अक्सर ये लफ्ज़ हम गलत इस्तेमाल कर देते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, आपका वज़न कितना है। असल में ये मैथ्स है। अब इस ज़मीन, ये जो पूरी ज़मीन है जिसमें दरख्त हैं, पहाड़ है, जंगलात है, रेगिस्तान है, इस पूरी ज़मीन का जो इतनी बड़ी है इसका मैथ्स मालूम करना है। अब मैथ्स कैसे मालूम किया जाएगा? इतनी बड़ी में से कोई हम तराजू तो नहीं लेंगे, तराजू लेकर उसके अंदर है मैं ज़मीन को तोलना शुरू कर देंगे, नहीं। साइंटिफिकली, साइंस के ज़रिए, फार्मूलोज़ के ज़रिए हम इस पूरी ज़मीन का मैथ्स मालूम करेंगे कि इस पूरी ज़मीन का मैथ्स कितना है। अब मैथ्स मालूम करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था, उसकी मदद से हम इस पूरी ज़मीन का मैथ्स मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हो? ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ इट। ये इस तरह क्वेश्चन आता है। दोबारा रिपीट करूँगा, क्वेश्चन किस तरह आता है? डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, उसके बाद कहा जाता है फाइंड द मैथ्स या कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से आप ज़मीन का मैथ्स मालूम करें। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम रिकॉल करें तो उसमें दो मैथ्स थे, एक का नाम M1 था, दूसरे का नाम क्या था? M2। इनके सेंटर्स के दरमियान क्या था? हमारे पास डिस्टेंस को हमने D से रिप्रेजेंट किया था, और फार्मूला आपको जहन में, जिससे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, वो फार्मूला जहन में होना चाहिए। इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं मैथ्स ऑफ अर्थ के लिए, कि अगर मेरे पास ये ज़मीन है, ज़मीन काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने इसका साइज़ क्या बनाया है? बड़ा बनाया है। और इसी से हमने क्या करना है? मैथ्स मालूम करना है। क्योंकि ये हैवी है, इसलिए मैं इसके मैथ्स को कैपिटल M और साथ छोटा सा E लिखूंगा। मैथ्स ME मतलब क्या होगा? मैथ्स ऑफ अर्थ। E स्टैंड फॉर अर्थ, कैपिटल M मैथ्स ऑफ अर्थ। अब एक इस पूरी ज़मीन के ऊपर अगर ये मैंने डस्टर रखा हुआ है, या एक टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो ये मेरे पास ज़मीन है और इसके ऊपर एक छोटा सा, नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक और मैथ्स रख देता हूँ। मेज़ है या कोई कुर्सी है या कोई भी रोस्टम वगैरह या डस्टर वगैरह रख देता हूँ जिसके ऊपर रखा गया। अब ज़मीन के लिहाज से बात की जाए कुर्सी की या डस्टर की, तो इसके मैथ्स क्या होगा? कम होगा। इसके मैथ्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल M से। ज़मीन के मैथ्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल M से। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इनके मैसेज के सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। डायग्राम में भी जैसे महसूस हो रहा है, सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, जो मैस ऑफ अर्थ, अर्थ बहुत बड़ी है, इसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। मैथमेटिक्स में बार बार हम पढ़ते हैं रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो इसका सर्कमफेरेंस होता है, उस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब अगर इसके ऊपर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करूँ, तो शुरू में हम थ्योरी लिखेंगे। पेज नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पेज नंबर हमने नोट कर दिया, 110 पेज पे ये टॉपिक है। शुरू में थ्योरी लिखी जाती है। कंसिडर अ मैथ्स ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय ME, स्मॉल m इज प्लेस एट द सरफेस ऑफ इट, देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब क्या फार्मूला बनेगा? F इज इक्वल टू G M कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्केयर। R के साथ भी छोटा सा ही डाल दिए। RE स्टैंड फॉर क्या होगा हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें इसमें, एक तो ये आ रहा है कैपिटल G। कैपिटल G की जो सी हमारे पास है क्या है? किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम, ये G की वैल्यू थी। इसी तरह ये जो R आ रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये भी हमें एक कांस्टेंट नहीं, मैं कहूँगा कि ज़मीन बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू
अप्रोक्सीमेट जो दी जाती है एवरेज, वो हमारे पास वो भी आपको याद होनी चाहिए 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अच्छा यहाँ चलो एक MCQ के मुताबिक बता देता हूँ मैं। रेडियस ऑफ अर्थ मैंने लिखा है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये कांस्टेंट इसमें याद रखा जाएगा, न्यूमेरिकल में भी हम ये पुट करेंगे, उसमें भी ये याद रखना पड़ता है हमें। तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर को बोर्ड लेवल पे MCQ में इस तरह भी लिख दिया गया था ऑप्शन में कि 64 × 10⁵ मीटर। 64 × 10⁵ मीटर भी लिखा जा सकता है। इवन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6400 × 10⁻³ मीटर या 6400 किलोमीटर। तो ये जो ज़मीन है ना हमारी, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 6.4, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। तो इनमें से कोई फॉर्म भी दी जा सकती है, MCQs के अंदर भी जी की वैल्यू भी उसके यूनिट के साथ MCQs में दी जा चुकी है। दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने कहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया मैथ्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास मैथ्स फार्मूला बना था Gm1 M2। यहाँ पे M1 मैथ्स ऑफ बॉडी है जो हमने सरफेस पे रखा हुआ था, कैपिटल M मैथ्स ऑफ अर्थ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में M1 और M2 से जिक्र किया गया था। दूसरी जो फोर्स लग रही है इस बॉडी पर, वो ज़मीन जो से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसके अपने वेट की वजह बनती है। तो सेकेंड जो फोर्स हम कह सकते हैं F = W, और W का फार्मूला हमारे पास क्या होता है mg, जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे दो इक्वेशन आती हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बुक में उन्होंने अपने चैप्टर के लिहाज से इक्वेशन नंबर दिए होते हैं, लेकिन आपने अपने टॉपिक के हिसाब से आपने उसका नंबरिंग करनी होती है। आपने ये नहीं कहना होता कि 5.3 इक्वेशन है या 5.7 इक्वेशन है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि अपने अकॉर्डिंग टू अपने जो आपका टॉपिक होगा उसके लिहाज से मूव करेंगे। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूँ बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर आपकी लेफ्ट साइड इक्वल हो दोनों या राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हों तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो लेफ्ट साइड है दोनों F लिखे हुए हैं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, लिहाजा मैं दोनों इक्वेशन को अगर लेफ्ट साइड के इक्वल है तो राइट साइड के इक्वल होंगी। इसे कहते हैं कंपेयर करना। अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे पास बनता है Gme बाय r² इक्वल टू mg। Gmme बाय r² इक्वल टू mg, ये फार्मूला बन जाता है। अगर दोनों तरफ ऑब्जर्व करें, हमने मैथ्स ऑफ अर्थ मालूम करना है। अब मैथ्स ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए ये जो कैपिटल स्मॉल m है और ये जो हमारे पास स्मॉल m है, मैं यहाँ पे दोनों साइडों पे डिवाइड करके इन्हें कैंसिल भी कर सकता हूँ। अब कैंसिल करने के बाद हमारी टॉपिक था मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करना। मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करने को हमने किसी ME से रिप्रेजेंट किया। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है वो एक साइड पे होनी चाहिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो दूसरी साइड पे चली जानी चाहिए। तो RE इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा Gme इक्वल टू GRE²। नाउ M ही हमने कैलकुलेट करना है, कैपिटल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। अगर डिवाइड किया जाए ME एज दिस GR² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब ये फार्मूला बन गया जिससे हम क्या कर सकते हैं मैथ्स मालूम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कैसे वैल्यूज पुट करनी है? स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी 10। 10 के बाद RE, R भी लिख सकता हूँ, RE भी लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी हमने अभी बताई आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सी है 6.4 × 10⁻⁶ स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट एवरीवेयर, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे ज़मीन हो या कोई और प्लैनेट हो, वहाँ पे हमारे कैपिटल G की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो हमारे पास लिखा जाएगा कैपिटल G 6.673 × 10⁻⁻11। अब क्या किया जाए?
सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 4.09 इंटू 10⁻13। उसको 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻14 बन जाएगा। और फिर 6.673 इंटू 10⁻11 से जो ही डिवाइड करूंगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻24। क्योंकि ये मैथ है इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, किलोग्राम। तो मैथ से फर्स्ट जो आ रहा है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24, यानी 6 के आगे अगर मैं 24 जीरो लगा दूं, 24 जीरो, तो ये मैथ फर्स्ट बनेगा। ये हमारा था आज का टॉपिक। लेकिन एक दफ़ा एमसीक्यू में ये भी पूछ दिया गया था कि मैथ्स ऑफ फर्स्ट कितना होता है, लेकिन मैथ्स ऑफ फर्स्ट के लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो था 6 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। 6 इंटू 10⁻27, नॉट 24, लेकिन 7 ग्राम यूनिट दे दिया गया था। अब आपको पता है किलो किसके बराबर होता है, 1000 या 10⁻3। तो ये किलोग्राम में हो तो 10⁻24 लिखना है, लेकिन अगर ग्राम में ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर हमारे पास कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻27 ग्राम्स। ये मैथ्स ऑफ अर्थ आ जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, मैथ्स ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट किया, किस तरह फाइंड किया, किसकी हेल्प से किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से किया। क्वेश्चन किस तरह आता है, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या विद द हेल्प ऑफ इट। तो कंसीडर से शुरू करना है। ये पेज नंबर 110 का टॉपिक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बनता है। और यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन कर रहे हैं ना मैथ्स ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए, G/m/r² इज इक्वल टू mg, इससे भी हमारे जो टॉपिक 3-4 न्यूमेरिकल जो होंगे सॉल्व होंगे, जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप अंडरस्टैंड।